प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति के विषय में चर्चा करेंगे। औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारणों के अंतर्गत पुनर्जागरण युग की नव उन्मेषी प्रवृत्तियों के प्रभाव को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप जनता का दृष्टिकोण चिंतन प्रधान हुआ और रूढ़िवाद को तिलांजलि दी गई। दूसरा कारण भौगोलिक खोजों द्वारा प्रदत्त लाभ लोगों को सस्ते बाजार उपलब्ध हो गए, जहां सस्ता कच्चा माल मिलता था और तैयार माल बेचा जा सकता था। तीसरा, कृषि संबंधी विकास। ब्रिटेन के अंदर अनेक कृषि संबंधी तकनीकों के प्रयोग से औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहन मिला। जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि। इंग्लैंड की जनसंख्या 1750 में 70 लाख के लगभग थी, जो 1800 में 90 लाख हो गई। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि ने भी औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यही कारण था इंग्लैंड में ही सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई। व्यापारिक क्रांति का प्रभाव। औद्योगिक क्रांति को प्रभावित करने वाली दो सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं थी। यूरोप में 16वीं शताब्दी में आरंभ हुई व्यापारिक वाणिज्यिक क्रांति तथा 16वीं तथा 17वीं शताब्दी की वैज्ञानिक तकनीकी क्रांति। वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास की पृष्ठभूमि पुनर्जागरण युग में आरंभ हो गई थी और अनेक आविष्कार 1750 ईस्वी से पूर्व हो चुके थे। अब प्रश्न उठता है, औद्योगिक क्रांति का आरंभ इंग्लैंड में क्यों? इसके अनेक कारण हैं, जैसे वहाँ पूंजी की प्रचुर उपलब्धि। दूसरा, श्रम शक्ति की सहज अविरल उपलब्धता। तीसरा, ब्रिटेन के प्राकृतिक संसाधनों की विपुलता। चौथा, उपनिवेशों में कच्चे माल की सुरक्षित अबाधित प्राप्ति। पांचवा, उत्पादित माल के लिए तैयार बाजार उपनिवेशों के रूप में उपलब्ध था। छठा, ब्रिटेन के अनुकूल राजनीतिक और सामाजिक स्थिति। सातवां, कृषि विकास के अनुकूल पृष्ठभूमि। आठवां, आरंभिक तकनीकी आविष्कारों का केंद्र इंग्लैंड ही था। इसीलिए औद्योगिक क्रांति के आरंभिक आविष्कार ब्रिटेन में ही हुए। यद्यपि फ्रांसीसी इटालवी लोग कम प्रतिभाशाली नहीं थे, तथापि इंग्लिश रॉयल सोसाइटी ने अन्य देशों की वैज्ञानिक संस्थाओं की तुलना में अधिक समर्थन व प्रोत्साहन प्रदान किया। इसलिए ब्रिटेन की उक्त रॉयल सोसाइटी के प्रोत्साहन से औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही विकास हुआ और वहाँ नवीन मशीनी आविष्कारों के लिए पुरस्कारों की घोषणा ने भी उसे उत्प्रेरित किया। सिंडर के अनुसार ब्रिटेन के आविष्कार का उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था आविष्कार का आविष्कार, इन्वेंशन ऑफ इन्वेंशन। औद्योगिक क्रांति प्रायः वस्त्र उद्योग, वाष्प शक्ति के प्रयोग, लौह एवं इस्पात उद्योग, परिवहन संचार उद्योग और कृषि के क्षेत्र में आरंभ हुई, जिसने इन क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। औद्योगिक क्रांति के महत्वपूर्ण परिणामों में आर्थिक परिणामों के अंतर्गत उत्पादन एवं वाणिज्य में अपूर्व वृद्धि हुई, कुटीर उद्योगों का विनाश हो गया, नगरीकरण का विकास हुआ और औद्योगिक पूंजीवाद का विकास हुआ, जिसके कारण आर्थिक असमानता बढ़ती चली गई। सामाजिक परिणामों के अंतर्गत श्रमिक वर्ग का उदय हुआ, श्रमिकों की समस्याएं, आर्थिक शोषण, अस्वस्थ परिवेश और कुपोषण की समस्याएं बढ़ी। साथ ही नगरीकरण के बढ़ने के कारण नैतिक मूल्यों का भी पतन हुआ। नए औद्योगिक बुर्जुआ वर्ग का वर्चस्व बढ़ता चला गया और सामाजिक असमानता भी बढ़ी और सामाजिक संबंधों के नए आर्थिक संदर्भ विकसित हुए। सामाजिक संबंधों के आधार सूत्र बदल गए। संबंधों के परंपरागत, भावनात्मक, कुल परक, जाति मूलक आधार टूटने लगे और आर्थिक मापदंड संबंधों के मुख्य सूत्र बन गए। अर्थ मूलक चेतना ने परंपरागत संयुक्त परिवार प्रथा को भी समाप्त प्राय कर दिया। राजनीतिक परिणामों के अंतर्गत राजनीतिक लोकतंत्र की मांग बढ़ी, आर्थिक राष्ट्रवाद एवं औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धाएं बढ़ी, साम्राज्यवाद बढ़ा, जिससे ब्रिटेन की आर्थिक समृद्धि में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई। ब्रिटेन की इस प्रगति को देखकर यूरोपीय अन्य देशों में भी साम्राज्यवाद की भावना बढ़ चली और एशिया और अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में उपनिवेशवाद की होड़ लग गई।
तीसरा, श्रमिक आंदोलनों का विकास हुआ और इसके परिणामस्वरूप ब्रिटेन में विभिन्न फैक्ट्री अधिनियमों द्वारा श्रमिकों की स्थिति में सुधार किया गया। 1875 में फ्रांस ने भी श्रम संघों को वैधानिक मान्यता प्रदान कर दी। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन के माध्यम से श्रमिकों ने राजनीतिक अधिकार जैसे वोट देने, पद ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। कालांतर में 1867 के सुधार अधिनियम द्वारा उन्हें राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति हुई। वैज्ञानिक परिणामों के अंतर्गत आर्थिक उदारवाद की विचारधारा का विकास हुआ। इसका प्रतिपादन एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में किया। इस विचारधारा का आदर्श लेस ए फेयर अर्थात अहस्तक्षेप की नीति थी। यह औद्योगिक क्रांति के विकास को स्वस्थ मानती थी। दूसरा, इसके समानांतर समाजवादी विचारधारा का विकास हुआ। इस विचारधारा को व्यवहारिक रूप से व्यवस्थित किया गया कार्ल मार्क्स के द्वारा, जिसने फ्रेडरिक एंगल्स के साथ अपने विचारों को मूर्त रूप प्रदान किया। इन दोनों विचारकों का मानना था कि उत्पादन प्रक्रिया से मिलने वाले लाभ के मुख्य कारक या स्रोत श्रमिक या सर्वहारा वर्ग हैं, अतः उत्पादन प्रक्रिया के उससे मिलने वाले लाभों पर श्रमिक या सर्वहारा वर्ग का अधिकार होना चाहिए। समाजवादी विचारधारा शीघ्र ही बहुत लोकप्रिय हो गई, लेकिन पूंजीवादी विचारधारा इसके समानांतर चलती रही, जिसका नियम था कि उन्मुक्त व्यापार की नीति पूंजीवादी लाभों को आर्थिक विकास के लिए स्वस्थ एवं उचित आधार प्रदान करती है और मजदूरों को उनकी हालत के लिए स्वयं जिम्मेदार बनाती है। पूंजीवादियों ने आर्थिक उदारवाद के सिद्धांत का बहुत स्वागत किया। इस प्रकार ये वैचारिक परिणाम संसार को दो विचारधाराओं में विभक्त करने में सहायक सिद्ध हुए। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।